हाय, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं आपको 2004 की एक मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म का रिकैप देने जा रही हूँ, जिसका टाइटल है सीक्रेट विंडो। मॉट रेनी अपनी कार में विचार कर रहा है कि उसे अपने पीछे वाले मोटल में जाना चाहिए या नहीं। इन द एंड वो अंदर जाने का फैसला करता है और अपनी पत्नी एमी का अपने दोस्त टेड के साथ अफेयर कन्फ्रंट करता है। एज अ रिजल्ट एमी उनके मैरिटल हाउस में रहती है और मॉट अपने अकेले पुराने केबिन में चला जाता है, अपस्टेट न्यूयॉर्क में टैशमो लेक के पास। राइटर्स ब्लॉक से दुखी और सफर्ड मॉट ने डिवोर्स को फाइनलाइज करना रोक दिया। 6 महीने बाद हम देखते हैं कि मॉट अपने केबिन में सो रहा है। उसके कंप्यूटर पर अनफिनिश्ड राइटिंग का पीस है। उसकी हालत खराब है क्योंकि उसके कपड़े फटे हुए हैं और उसने सदियों से बाल नहीं कटवाए हैं। अचानक दरवाजे की घंटी बजने से उसकी नींद खुल जाती है। जॉन शूटर नाम का व्यक्ति सामने होता है, जिसने उस पर अपनी शॉर्ट फिक्शन सोइंग सीजन को चोरी करने का आरोप लगाया। मॉट इस आरोप को ठीक तरह से नहीं लेता है। शूटर अपने दावे को वेरीफाई करने के लिए अपनी मैन्यूस्क्रिप्ट देता है। मॉट हालांकि उसकी रिक्वेस्ट को डिसरिगार्ड करता है और उसे अपने लिटरेरी एजेंट से बात करने के लिए कहता है अगर उसकी कोई क्वेरी है। शूटर उसे वार्निंग देता है कि इसे जल्द से जल्द सुलझाना होगा, लेकिन मॉट ने उस पर दरवाजा बंद कर दिया। वो चला जाता है और मॉट को वो मैन्यूस्क्रिप्ट मिलती है जो उसने अपने दरवाजे पर छोड़ी है। वो इसे कूड़ेदान में फेंक देता है। अगले दिन नौकरानी उसे टेबल पर छोड़ देती है। जब मॉट इसे देखता है तो उसकी क्यूरियोसिटी तेज हो जाती है और वो उसे पढ़ना शुरू कर देता है। पढ़ने पर वो पता लगाता है कि एन को छोड़कर शूटर की किताब उसकी नैरेटिव सीक्रेट विंडो से एकदम मेल खाती है। मॉट फिर अपनी पत्नी एमी को फोन करता है और उस समय के बारे में पूछता है जब उसने सीक्रेट विंडो लिखी थी। वो सोचता है कि उस कथा को लिखते समय वो किसी न किसी से इंस्पायर्ड हुआ होगा। एमी का कहना है कि मॉट ज्यादातर एक रात में किताब लेकर आया था। मॉट अब इस बात से हैरान है कि दोनों नैरेटिव्स एक जैसे कैसे प्रतीत होते हैं। अगले दिन मॉट, जिसने एक बार किसी दूसरे ऑथर के काम को प्लेजराइज किया था, शूटर को इन्फॉर्म करता है कि उसकी कहानी शूटर की कहानी से 2 साल पहले एक मिस्ट्री मैगजीन में पब्लिश हुई थी, जिससे प्लेजरिज्म के उनके आरोप का अंत होता है। शूटर सबूत चाहता है और मॉट को एमी से उस मिस्ट्री मैगजीन को भेजने के लिए कहने के लिए कहता है। मॉट फिर इस अकेले समय में अपने सबसे अच्छे दोस्त अपने कुत्ते चिको से बात करता है और सो जाता है। वो आधी रात को एक बुरे सपने की वजह से जागता है। जब वो बाहर जाता है तो चिको को डेड पाता है, साथ ही शूटर के एक संदेश के साथ जो मॉट को अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए 3 दिन का समय देता है। मॉट अब एक ही समय में क्रोधित और डरा हुआ है। वो अपने घर के दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लेता है। अगले दिन मॉट ने शेरिफ न्यूज़म को इवेंट के बारे में इन्फॉर्म किया, जो कम से कम इंटरेस्ट लेता है, यह बताते हुए कि यह सिर्फ एक एनिमल है। फिर वो एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर केन काश से मिलने जाता है, जिसने पहले मॉट को एक दूसरी बुक के प्लेजरिज्म मामले में उसकी मदद की थी। काश मदद करने के लिए सहमत है। बाद में मॉट अपने और एमी के रेजिडेंस पर जाता है मैगजीन की एक कॉपी लेने के लिए, लेकिन टेड और एमी पहले से ही वहाँ हैं, सो वहाँ से चला जाता है और काश से मिलता है, जो केबिन का दौरा करता है और अश्योरेंस देता है कि उसका घर ठीक है और कुछ भी नहीं है चिंता करने के लिए। यह पूछे जाने पर कि क्या कोई शूटर की पहचान कर सकता है, मॉट को याद है कि एक लोकल रेजिडेंट ग्रीनलीफ उसके पास से गुजरा था जबकि शूटर वहां था, और जब दोनों बातचीत कर रहे थे तब उसने कुछ सुना होगा। कुछ समय बाद शूटर केबिन में दिखाई देता है और मॉट से शूटर के वर्जन से मेल खाने के लिए अपनी कहानी के एंड को बदलने की मांग करता है। एंड में शूटर का वर्जन मॉट से अलग था। इसमें प्रोटैगनिस्ट अपनी पत्नी की हत्या करता है। मॉट को खतरा महसूस होता है और वो फावड़े से शूटर पर हमला करने की कोशिश करता है, हालांकि शूटर आसानी से उस पर हावी हो जाता है। वो उसे एक बार फिर से मैगजीन को सबूत के तौर पर लाने की वार्निंग देता है। मॉट फिर वापस अंदर चला जाता है और सो जाता है। वो आमतौर पर टेलीफोन डिस्कनेक्ट करके सोता है क्योंकि वो परेशान नहीं होना चाहता। जब वो फोन को कनेक्ट करता है तो उसे एमी का फोन आता है और पता चलता है कि उनका घर जल गया है। जब पुलिस पूछती है कि क्या उनका कोई दुश्मन है तो मॉट उन्हें शूटर के साथ हुई घटना के बारे में बताता है। हालांकि हम यहाँ पता चलता है कि मॉट को डिस्ट्रैक्टिंग थॉट्स आते हैं। बाद में मॉट और टेड तलाक के निपटारे पर आयु करते हैं। टेड उसे वार्निंग देता है कि वो एमी को और अधिक परेशान नहीं कर सकता। जब मॉट उस रात अपने घर पहुंचता है तो काश उसे फोन करता है और बताता है कि उसने उस मैगजीन की एक और कॉपी मॉट को डिलीवर करने का अरेंज किया है।
ग्रीनलीफ के यह कहने के बाद कि उसने कभी मोट और शूटर को एक साथ चैट करते नहीं देखा, काश ने मोट को इन्फॉर्म किया कि उनका मानना कि शूटर ने ग्रीनलीफ को धमकी दी है। वो उसे यह भी बताता है कि उसे लगता है कि शूटर को किसी ने नौकरी पर रखा था। कुछ लोग जो मोट को पसंद नहीं करते हैं और उन्होंने उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए एक टफ गाय को काम पर रखा है। वो तुरंत टेड के बारे में सोचता है, जिसने उसे तलाक के सेटलमेंट को फाइनलाइज करने की वार्निंग दी थी। मोट और काश अब इसकी तह तक जाना चाहते हैं और शूटर का सामना करने के लिए सहमत हैं, लेकिन पहले अगली सुबह पड़ोस के कैफे में ग्रीनलीफ से मिलने का फैसला करते हैं। क्योंकि उससे पहली रात वो जागा रहता है सीक्रेट विंडो की एंडिंग को सोचते हुए, मोट देर से डाइनर में आता है और पता चलता है कि न तो काश और न ही ग्रीनलीफ पहुंचे हैं। मोट वापस रास्ते में एक गैस स्टेशन पर टेड से मिलता है और टेड मांग करता है कि मोट डिवोर्स के पेपर्स पर साइन करे। मोट ने मना कर दिया, टेड को ताना मारा और चला गया, यह मानते हुए कि शूटर टेड के लिए काम कर रहा है। बाद में शूटर मोट को कॉल करता है और उसे एक मीटिंग लोकेशन के कोऑर्डिनेट्स देता है। जब मोट आता है तो उसे पता चलता है कि ग्रीनलीफ की वैन के अंदर काश और ग्रीनलीफ मर चुके हैं। मोट हैरान और घबरा जाता है। वो पीछे हटना शुरू कर देता है, लेकिन पूरी मर्डरस सिचुएशन को ओवरकम करता है और एज अ रिजल्ट बेहोश हो जाता है। जब मोट को होश आता है तो वो शूटर को देखता है और उससे दूर भागने लगता है, क्योंकि अब वो जानता है कि शूटर एक खतरनाक आदमी है। शूटर का दावा है कि उसने 2 लोगों को मार डाला क्योंकि उन्होंने उसकी कंपनी के साथ इंटरफेयर किया, और चूंकि उसने मोट की एक्स और स्क्रू ड्राइवर को हत्या के हथियारों के रूप में इस्तेमाल किया, इसलिए डेड बॉडीज को वापस मोट के पास ट्रैक किया जाएगा और उस पर उनकी हत्याओं का आरोप लगाया जा सकता है। इस प्रकार चूंकि उसके पास खोने के लिए सब कुछ है, मोट को रिमेन्स को डिस्पोज करना चाहिए। शूटर मोट की कहानी और उसके सबूत चुराने के पूरे मुद्दे को भी एड्रेस करता है। मोट चिल्लाता है कि उसके पास मैगजीन है और उसे मैगजीन दिखाने के लिए अपने केबिन में मिलने के लिए सहमत है, जो अगले दिन आने वाली है। मोट बाद में अपने टूल्स लेता है और दोनों बॉडीज के साथ ग्रीनलीफ के ट्रक को एक चट्टान से पानी से भरे खदान में कूदा देता है, जहां यह डूब जाता है। एमी मोट को फोन करती है और उनकी शादी के बारे में बात करती है। वो सोचती है कि उन दोनों के बीच के मुद्दों के लिए वो दोनों ही इक्वली गलत थे। मोट ने उसे समय नहीं दिया, जो गलत था, और एमी जो प्यार और स्नेह चाहती थी, वो उसे टेड से मिला, इसलिए उसने धोखा दिया, जो फिर से गलत था। मोट जल्दी में है क्योंकि वो मैगजीन पैकेज के लिए पोस्ट ऑफिस जाना चाहता है और एमी पर चिल्लाते हुए कहता है कि अगर वो वास्तव में उनके बीच डिफरेंस को सॉल्व करना चाहती थी तो उसे धोखा नहीं देना चाहिए था फर्स्ट प्लेस में। वो कॉल कट करता है और पोस्ट ऑफिस के लिए निकल जाता है। दूसरी ओर एमी मोट को कन्फ्रंट करने की योजना बना रही है और तलाक के सेटलमेंट को वंस एंड फॉर ऑल फाइनलाइज करना चाहती है। जब मोट पोस्ट ऑफिस से मैगजीन पैकेज के साथ लौटता है तो उसे पता चलता है कि यह पहले ही खोला जा चुका है, जिसमें उसकी कहानी वाले पन्ने निकाले गए हैं। मोट शूटर की टोपी देखता है और उसे पहन लेता है, फिर खुद से बात करना शुरू कर देता है, यह समझने की कोशिश करता है कि क्या हुआ है। वो फ्रस्ट्रेशन और डिनायल में दीवार पर एक ऑब्जेक्ट फेंकता है और एक फैलती हुई दरार से केबिन को आधे में चकनाचूर होते देखकर हैरान रह जाता है। जब वो देखता है आईने में, वो अपने सिर के पिछले हिस्से को शीशे में देखकर हैरान रह जाता है। उसके बाद उसे एमी और उसके घर को जलाने और क्रैश और ग्रीनलीफ को मारने का फ्लैशबैक दिखता है। धीरे धीरे मोट को पता चलता है कि शूटर उसकी कल्पना है, एक बना बनाया कैरेक्टर है जिसे उसके अनडायग्नोज्ड डिसोशिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर द्वारा जीवन में लाया गया है, जो अनजाने में उसके मिलेवलेंट टास्क का सामना करने और उसे अंजाम देने के लिए बनाया गया है, जिसमें मोट अनेबल है, जैसे कि चिको, ग्रीनलीफ और काश को मारना, साथ ही प्रॉपर्टी को जलाना। शूटर फिर से अपीयर होता है और उसे अपना मकसद बताता है, उसकी ओवरऑल प्लानिंग जो इतनी एक्सट्रीम लेंथ में चली गई, कहानी की एंडिंग को ठीक करने। मोट अब पूरी तरह से उस शख्स की चपेट में है। शूटर मोट की डुअल अननोन मर्डरस पर्सनालिटी है। एमी केबिन में आती है और उसे पता चलता है कि उसे लूट लिया गया है। वो एक शराब की बोतल देखती है और सोचती है कि मोट शायद सबसे ज्यादा नशे में है। वो ऊपर जाती है और उसे पता चलता है कि टेबल पर शूटर वर्ड कार्व किया गया है। उसने देखा कि यह सभी दीवारों और फर्नीचर पर कार्व्ड है। मोट एंटर करता है, शूटर के रूप में तैयार होता है और अपनी टोपी पहनता है। एमी को पता चलता है कि मोट का इरादा शूटर नाम सिंबलाइज करता है। एमी रीजनेबल होने की कोशिश करती है और मोट के साथ बात करती है, जो मुस्कुराता है और कहता है कि मोट मर चुका है।
जब वो चाकू मारता है तो वो भागने की कोशिश करती है। वो लगभग दूर चला जाती है, लेकिन वो उसे पकड़ लेता है और वो उसके एंकल में छुरा घोंप देता है। वो फिर से बैकयार्ड से भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसे जमीन पर धकेल दिया जाता है, जिससे उसका सिर घायल हो जाता है। टेड के आने पर मॉट उसे मारने ही वाला है। मॉट उसके बैकयार्ड में एंटर करने का इंतजार करता है, उस पर फावड़े से हमला करता है, उसे नॉकआउट कर देता है और एमी हेल्पलेसली उसे देखती है। बाद में वो सोइंग सीजन के एंड को रिसाइट करते हुए एमी को फावड़े से भी मार देता है। महीनों बाद मॉट अपने राइटर्स ब्लॉक से ठीक हो गया है और उसके मूड में सुधार हुआ है। लापता व्यक्तियों के बारे में उसके साथ जुड़े होने की रिपोर्ट के कारण वो डरता है और शहर को त्याग देता है। लोग उससे बात करने से बचते हैं। बाद में दिन में शेरिफ न्यूसम आता है और देखता है कि मॉट के पास रसोई घर में बहुत अधिक कॉर्न्स है। वो तब तक मॉट को खोजने की कोशिश करता है जब तक कि मॉट उसे ऊपर नहीं बुलाता, जहां वो अपनी स्टोरी की एंडिंग पर काम कर रहा है। न्यूसम ने मॉट को बताया कि वो मर्डर्स का मेन सस्पेक्ट है। वो उसे बताता है कि डेड बॉडीज इवेंचुअली मिल जाएगी और उसे पकड़ लिया जाएगा, और शहर में उसका अब स्वागत नहीं है क्योंकि वो लोगों को डराता है। मॉट सिर्फ मुस्कुराता है और एक नॉनशलेंट वे में थ्रेट को इग्नोर करता है। न्यूसम को बताता है कि कहानी के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात इसकी एंडिंग है। खराब एंडिंग वाली कहानी किसी को पसंद नहीं आती, और उन्होंने अंत में अपनी कहानी को परफेक्ट बताते हुए एंडिंग की ओर इशारा किया है। एमी और टेड के रिमेन्स मोट के बगीचे में कॉर्न्स के नीचे दबे हुए हैं, जो उसे अपने क्राइम्स के किसी भी सबूत को धीरे धीरे मिटाने की अनुमति देता है। वो एक कॉर्न कॉब की बाइट लेता है और फिल्म खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी आपको आज की रिकैप कहानी? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप और वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, नोटिफिकेशन चालू करें और चैनल को मदद करने के लिए वीडियो को लाइक करना न भूलें।